हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे अपना ध्येय आईएएस टेस्ट 1 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, है ना। इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इस पार्ट 2 के अंदर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखो, 51 क्वेश्चन है और ये वीडियो बायलिंगुअल रहेगी, जैसा कि आपने कमेंट भी किया था। तो इस वीडियो सीरीज को हम बायलिंगुअल रखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी टैक्स पॉलिसी ऑफ मॉडर्न पीरियड। कि अशोका के जो भी अभिलेख हैं उसमें जो कर नीति है उसकी जो जानकारी हमें किस किस अभिलेख से मिलती है। तो उसका आंसर है आपका रोमिनी अभिलेख। ठीक है, इस चीज को समझेंगे, है ना। चलो, अब अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग कि प्रिंसिपल रिलेटेड टू जैनिज्म कि जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे बंधन, असरफ, है ना, संवर, संवर एंड निर्जर। तो ये सब चीज़ों को बताना है कि बंधन क्या है, असरफ क्या है। तो देखो, जो आपका बंधन होता है, बंधन एक तरीके से होता है आपका कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। ठीक है, कर्म का जीव के संग संयुक्त हो जाना, बंधन का मतलब एक तरीके से यही होता है। ठीक है, इस चीज को समझ में आ गया। कर्म का जीव के संग संयुक्त हो जाना, और बंधन का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन होना, किसी चीज से आप जुड़ जाते हो। ठीक, तो अगर आपको ये पता है कि पहले का आंसर थर्ड है तो आपने ये काट दिया। अब आपके पास ए, बी और डी रह गया। ठीक, अब असरफ होता है आपका जब आपके जो कर्म होते हैं वो लिविंग बींग्स तक जाते हैं। जैसे कि अगला हो गया आपका, ठीक, असरफ हो गया आपका आपका फ्लो ऑफ कर्म टुवर्ड्स द लिविंग बींग्स। तो इसका हो गया बी का 2। तो आंसर क्या हो गया आपका 3241। ठीक है, और आपका सांबर का बता देता हूँ। सांबर का हो गया आपका जो जब कर्म का प्रवाह जीव से जीव मतलब आपकी जीव की ओर रुक जाए। तो जैसे कि ये वाला। ठीक, तो थर्ड का क्या हो गया, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, व्हेन द फ्लो ऑफ कर्म टुवर्ड्स द लिविंग बीइंग स्टॉप्ड। ठीक, और लास्ट वन का क्या है, बर्निंग ऑफ रेजिडुअल्स कर्मा। कि जो आपका निर्जर होता है, ठीक है, एक तरीके से निर्जर मतलब एक तरीके से इसमें जा का साउंड आ रहा है तो आप जा से जल को सोच सकते हो कि जल जाना। जो भी आपके अपशिष्ट कर्म होते हैं, ठीक, वो सब जल जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपका 3241। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है अबाउट द ऋग्वैदिक पीरियड। ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा आपका, द किंग वॉज द ओनर ऑफ लैंड। ये चीज गलत है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर क्या है, किंग आपका ओनर ऑफ लैंड नहीं होता था। किंग जो होता था वो ओनर किस चीज का होता था, वॉर का। ठीक, किसका स्वामी होता था आपका, एक तरीके से युद्ध का। तो किंग भूमि का स्वामी नहीं है, युद्ध का स्वामी होता था। ठीक है, चलो। बाकी यहाँ बाकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। यहाँ पर जो पोस्ट होती थी किंग की वो आपकी हेरिडिटरी होती थी, यानी कि अनुवांशिक पद होता था। मतलब राजा के बेटे, राजा के बच्चे बच्चे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद चलता रहता था। यहाँ पर जो ऋग्वैदिक जो आपका पीरियड था, जो ऋग्वैदिक काल था, यहाँ पर जो महिलाएं थी वो सभा और विधाता दोनों में पार्टिसिपेट कर पाती थी। यानी कि सभा और जो आपका विदत था इन दोनों में भाग लेती थी। और ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य कहा गया। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पंचजन्य क्या है, तो जो आर्यंस थे उनको पंचजन कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। तो ऋग्वेद का क्या गलत था, थर्ड ऑप्शन सी। ठीक, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा बी लिख गया, इसको सी है ये ऑप्शन। ठीक, चलो अब देखते हैं 54। अभी आपसे कहें देखो, यहाँ पर 54 है और आपका यहाँ पे हिंदी में भी चल रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है धर्मपाल। जो पाला डायनेस्टी थी, है ना, तो उसके रूलर थे धर्मपाल। ये चीज सभी को पता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। कि गुजराती जो पोएट थे सौडल, उन्होंने धर्मपाल को एड्रेस किया था किस नाम से, उत्तरपद स्वामी। कि गुजराती कवि जो सौडल थे उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। तो अगर स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आ जाए कि किसने उत्तरापद स्वामी को उपाधि से संबोधित किया, तो वो गुजराती कवि कौन थे, सोडल। किसको किया था, धर्मपाल को। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इन धर्मपाल राइटिंग ही हैज बीन कॉल्ड परम स्वागत। कि धर्मपाल के खुद के जो लेख हैं उसमें उसने अपने आप को क्या बोला है, परम सौगात। क्लियर। और यहाँ पर धर्मपाल की इस राजसभा में जो प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे वो थे हरिभद्र। ठीक, जो आपके धर्मपाल के टाइम पीरियड में रहे थे। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके हरिभद्र थे ये जैनिज्म पोइट थे या सॉरी जैनिज्म राइटर थे या बुद्धिस्ट राइटर थे, तो आपको पता है ये क्या है, बुद्धिस्ट राइटर है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी। क्लियर है, पाल वंश याद रखेंगे, धर्मपाल इनके शासक थे।
अगला क्वेश्चन है 55। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो तरलता जाल होता है, मतलब कि लिक्विडिटी ट्रैप, ऐसी सिचुएशन कब बनती है? ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन हमारे देश के अंदर कब बनती है? देखो, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जब हमारे जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं, ठीक है, जब बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं, जो इंटरेस्ट रेट मिलती है वो कम होती चली जाती है, जो कम ब्याज दरें होते हैं, और उच्च बचत, जो बचत होती है वो दरें, मतलब कि एक तरीके से कंसेप्ट क्या है समझो। सपोज कीजिए कि हमारे देश के अंदर लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है। लिक्विडिटी मतलब जो हमारा एक्सपेंशन ऑफ मनी है वो हमारे देश के अंदर कम होता जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग हमको लगता है, जैसे होता है ना कि मंदी चल रही है या देश में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम लोग अपने पैसे को बैंक वगैरह में जमा नहीं करते और अपने पास सेविंग की तरह रखते हैं। ठीक है, हाई सेविंग रेट होती है। जब भी हाई सेविंग रेट होगी, अब जब सोचो आप अपने पैसे को बिल्कुल स्पेंड ही नहीं कर रहे हो, तो देश के अंदर कैसे मतलब लेन-देन की प्रक्रिया होगी, किस तरीके से बिज़नेस चलेंगे, तो बिज़नेस नहीं चलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो ये दर्शाता है कि एक लिक्विडिटी, जो आपका लिक्विडिटी ट्रैप है देश के अंदर, वो कहीं न कहीं पैसा रुका हुआ है। ये कब होता है? जब आप लोग हाई सेविंग रेट रखते हो, मतलब कि आप बचत बहुत करते हो, ठीक है? उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे देश के अंदर जो ब्याज मिल रही होती है सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से, वो काफ़ी कम होती है। इससे क्या होता है, जो बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है कि अरे अरे यार, हम बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट क्यों ही करें, क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइसेस है बहुत कम है। तो ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। डिक्लाइन इन बॉन्ड प्राइसेस, कम बचत ब्याज दरें और उच्च बचत दर, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 3। अगला देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द ऑप्शंस गिवन अबव कैन बी कंसीडर एज लायबिलिटी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखो, लायबिलिटी क्या होता है, एक तरीके से जो रिजर्व बैंक होते हैं, जैसे आपका जो पैसा बैंकों के पास होता है ना, जितने भी बैंक्स होते हैं, वहां पर जो पैसा हम जमा करते हैं, ये सब किस तरीके की चीज होगी? ये आरबीआई, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों को देखता है, तो ये सब जो देख रेख करना, सब चीज की जो लायबिलिटी होती है, ठीक है, जो देनदारी होती है, ये बैंक की होती है। तो हमें यही बताना है कि इनमें से जो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा देनदारी मतलब रिजर्व बैंक की लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ठीक है। ठीक, इसमें सिर्फ एक, केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो आपका देखो, गोल्ड रिजर्व तो कहीं भी एक तरीके से आपका लायबिलिटी नहीं होती, मतलब सर, जो रिजर्व बैंक के पास जो गोल्ड रखा होता है वो उनका खुद का होता है। ठीक है, इसमें ये अब, क्योंकि देखो, जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी का मतलब होता है जब हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, अगर किसी कारणवश बैंक ठप हो जाता है या कुछ भी इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाती है, तो हमको आरबीआई की तरफ से ये भरोसा मिलता है कि हमारा पैसा कहीं डूबेगा नहीं, हमारा जितना पैसा है हमको बिल्कुल वही पैसा लौट के मिल जाएगा। लेकिन जो गोल्ड होता है, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ये सब चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या होते हैं? बैंक के असेट होते हैं। ठीक है, गोल्ड रिजर्व आपका बैंक असेट होता है। ठीक है, और आपका जो लोन होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स को, ये भी क्या होते हैं? एक तरीके से असेट्स होते हैं, है ना? और इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, ये क्या होता है? आपका असेट्स होते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई कि करेंसी नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक, ये जैसे होता है ना कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूँ, जब भी आप जो भी आपके पास करेंसी जो नोट्स हैं, 100 रुपए का, है ना, 50 रुपए का, 10 रुपए का, वहां पर एक चीज लिखी रहती है रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से। इट मीन्स ये लाइबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो जनता के पास जो भी जमा करेंसी नोट होती है, यही बैंक की देनदारी होती है। ठीक है, तो केवल एक स्टेटमेंट में सही है। इस तरीके से ही आपको एग्जाम में सोचना है ना? और हमेशा याद रखना कि जब भी चार स्टेटमेंट हो, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि दो स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, है ना? तो अगर आप ये देखोगे तो ऑल फोर आप काट सकते हो, ओनली थ्री काट सकते हो, और आपको रिस्क, अगर अगर आपको तुक्का लगाना हो, रिस्क लेना हो, है ना, एजुकेटेड गैस करना हो, तो यू कैन रिलाई ऑन दीज टू ऑप्शंस। ओके, नाउ वी विल कवर दिस 57th क्वेश्चन, दैट इज बेस ईयर क्या होता है? हमारे जीडीपी में बेस ईयर क्या होता है ना? इस चीज को समझते हैं। तो देखो, बेस ईयर क्या है? बेस ईयर से क्या होता है, हमारे मान लो जब हम जीडीपी काउंट करते हैं, है ना, तो हमारा एक बेस ईयर है, शायद 2010 से 11 है, ऐसी कुछ है ना? एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। तो ये क्या बेस ईयर होता है। अब इस बेस ईयर से अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 2025 की अगर हम काउंट करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि 2010 से 11 से हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ करी, है ना? हमने किस तरीके से इकोनॉमी को ग्रोथ किया, कितना हमारा इंप्रूवमेंट हुआ हमारे देश की प्रगति में। तो ये बेस ईयर किससे रिलेटेड होता है? जीडीपी से। ठीक, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द ईयर हुज प्राइजेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी।
यह वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका 57 क्वेश्चन हुआ। अब अगला है आपका 58 क्वेश्चन। देखो, which of the following statement best describe the concept of crowding in effect? crowding in effect, ठीक है, यहाँ पर crowding out लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है crowding in। देखो, crowding in का मतलब क्या होता है? जब सरकार का इन्वेस्टमेंट देश के अंदर ज्यादा हो, ठीक, यानी कि जब जो आपके यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो हायर स्पेंडिंग करती है, जिससे क्या होता है, हमारी जैसे गवर्नमेंट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देश की हर चीज पर काफी खर्चा किया, उनसे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? जब सारा पैसा सरकार बैंक से ले ले, मतलब एक तरीके से जितनी भी इकोनॉमी, देश के अंदर जितना भी पैसा है वो सारा पैसा सरकार ले ले और प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ भी पैसा ना बचे, है ना, उसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट आउट इफेक्ट। लेकिन क्राउडिंग इन का मतलब क्या है? अंदर। तो यहाँ पर सरकार पैसा डालती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख, आंसर में क्रॉस चेक करो, यहाँ पर हो गया इसका आंसर ऑप्शन डी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन फर्दर इनफ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि सरकारी व्यय जिसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है। यहाँ पर क्राउडिंग आउट नहीं है, क्राउडिंग इन है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 59। देखो, यहाँ पर पूछा गया कि ये सारे ग्लेशियर दे रखे, हाउ मेनी ऑफ द ग्लेशियर गिवन एबव आर एसोसिएटेड विद द चौखम्बा माउंटेन रेंज, कि जितने ये हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये चौखम्बा पर्वत श्रृंखला से संबंधित कौन कौन से हैं, है ना, ये चीज हमको बतानी थी। तो यहाँ पर भी देखो वही अप्रोच आप ले सकते हो, 4 का 2, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपने देखो ओनली 4 काट दिया, ओनली 3 काट दिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेटेड गैस लेने की जरूरत है कि यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है। और एक चीज और देख लीजिए कि जो चौकम्बा आपका ये जो पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पर है? ये आपके गढ़वाल, जो आपका गढ़वाल हिमालय है उत्तराखंड में, वहां पर ये है माउंटेन रेंज। और यहाँ पर 4 आपकी पीक पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 आपके क्या है, माउंटेन पीक्स हैं, ठीक। और यहाँ पर जैसे आपका पिंडारी ग्लेशियर हो गया, ठीक है, सिंचियाचन हो गया, ये सारे यहाँ पर देखो। अब आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कुछ भी नहीं पता था, तो आप ये देखो कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये चौखम्बा माउंटेन रेंज में है ही नहीं, ये कहाँ पर है? कराकोरम। आप कैसे याद रखोगे? देखो सिया, देखो ये सिया है, सिया, और लास्ट में जहां राम दिख जाए, सिया राम, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ होगा? कराकोराम, कराकोराम, ठीक है। तो आपने ये देख के ऑप्शन 2 काट दिया। जब आपने ऑप्शन 2 काट दिया, ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? आपके कुमाऊं रीजन में, ठीक है। तो ये भी, ये गलत हो गया। तो पिंडारी और सियाचिन ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट थे, लेकिन चौखंबा के अंदर कौन कौन से आ गए? ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ गंगोत्री ग्लेशियर। अब बात आती है जैमू ग्लेशियर कहाँ पर है? जैमू ग्लेशियर है आपका सिक्किम में, ठीक है, जैमू ग्लेशियर आपका सिक्किम के अंदर हो गया। और ये आपका ईस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है, ठीक है, पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, कंचनजंगा रेंज में। क्लियर है? तो सियाचिन कहाँ पर है? काराकोरम में। पिंडारी आपका कुमाऊं हिमालय में आ गया। गंगोत्री ही ऐसा है जो आपका चौखंबा माउंटेन रेंज में पाया जाता है, और जैमू आपका कंचनजंगा रेंज में पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 1। समझ में आया? चलिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सियाचिन कहाँ पर है, सिया राम। जब भी ऑप्शन में काराकोरम दिख जाए, सीधे आंसर को लगा दो। आगे चलते हैं, अगला है 60। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस? ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यूपीपीसीएस ने शायद 2023 के पेपर में या 24 के पेपर में इस चीज को पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्य नहीं है, है ना, हमें ये चीज बतानी थी। तो फाइव आईज इंटेलिजेंस में कौन कौन है? आपका यूएस है, कनाडा है, हमें ये बताना है कौन सा मेंबर नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है ना, आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा नहीं है? इंडिया। इसमें इंडिया नहीं है, बाकी जो ऑप्शन शुरू के जितने दे रखे हैं, ये तो 3 है कि आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसके अलावा आपका यूके भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक, और इसमें आपका न्यूजीलैंड हो ही गया, कनाडा और यूएस, ठीक है, फाइव आईज। तो इसमें 3 ये और 2 ये, यूके और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? आगे चलते हैं।
अगला है हमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि घटनाक्रम को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आपको इनके ईयर वगैरह भी याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी, सभी को पता है 1940 में। और ये कब था, इसका मंथ क्या था, इसका मंथ था आपका सितंबर। ठीक, अच्छा उसके अलावा फिर क्या आएगा आपका, ऑब्जर्वेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरेंस बाय मुस्लिम लीग, ये था आपका ये आपका, हाँ, दिसंबर 1939। उसके बाद आया आपका कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ, ये कब हुआ, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है आपका अक्टूबर 1940। और उसके बाद आपका पाकिस्तान माउंट डिसोल्यूशन इन लाहौर सेशन, ये हुआ है आपका मार्च 1940। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका, सितंबर। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन डी 4312। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है 62, पब्लिक सेफ्टी बिल। यहाँ आपको स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष बताना है ना, अभिकथन और कारण। पब्लिक सेफ्टी बिल was passed by British government in year 1928, in year 1928। ठीक है, ये बात सही है। Its objective was to end the growing communist influence among the laborers, farmers and other working classes, कि इसका उद्देश्य मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये जो कथन है इसको अच्छे तरीके से व्याख्या करता है इसकी। तो ठीक है, जो रीजन है हमारा इसको क्लियर बताता है। अब इसमें याद करने वाली बात क्या है, देखो पब्लिक सेफ्टी बिल का ईयर याद रख लेना, कब था, 1928। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है जो आपने पहला क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन करा है ऐसा ही किसी क्वेश्चन में पब्लिक सेफ्टी बिल कब पास हुआ उसका क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाए, तो इसका ईयर जरूर नोट डाउन कर लीजिए, काफी काम आ सकता है आपके। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स एक्ट्स कम लास्ट इन क्रोनोलॉजी। तो ये क्रोनोलॉजी आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए, आपको कैसे एलिमिनेशन करना है उन सब चीजों को आपको ईयर याद करना होगा। तो देखो एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये हुआ आपका 1891 में। हिंदू विडो रीमैरिज की हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये हुआ 1856 में। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी ये होता है आपका 1843। एंड प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रैक्टिस, ये सती प्रथा का प्रतिषेध, ये होता है आपका 1829 में। तो सबसे लास्ट क्रोनोलॉजी में क्या आएगा, सबसे लास्ट आया क्रोनोलॉजी में 1891। तो ये है आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, अब देखो ऐसा याद रख लो। अब ये देखो मैं आपको थोड़ा ट्रिक से बता देता हूँ, जहां आपको मुझे लगता है कि ट्रिक आपको याद कर सकते हो आप। देखो सती प्रैक्टिस, मान लो सती कितने साल की, 29 साल की। ठीक, इस तरीके से आप याद रखोगे। स्लेवरी जो दास प्रथा थी ये 1843 है। तो याद रख लो कि आपको 3 से 4 घंटे काम करवाते हैं। ठीक है, 8 घंटे की जो जॉब है उसमें एक्स्ट्रा आवर्स जो आपके एक्स्ट्रा घंटे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 3 से 4 घंटे। दास प्रथा प्रथा आपने समझ लिया। ऐसे ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह की, मान लो विधवा है उनकी शादी मान लो जवानी में हुई, लेकिन इस वो विधवा की शादी नहीं हुई तो वो 56 साल की हो गई। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह कब हुआ, 56 साल में। ठीक, और यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कंसेंट का मतलब होता है एक तरीके से मंजूरी, मंजूरी कब मिली, जब 91 साल के आप हो गए। इस तरीके से क्रोनोलॉजी याद रखना, कभी भी आपको ये चीज आप भूलोगे नहीं, बस 2-3 बार इस चीज का रिवाइज कर लेना। अगला है कथन निष्कर्ष का कि देवबंद मूवमेंट हैड हेटेड फॉर सैयद अहमद द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक, द सैयद अहमद while being loyal to the British tried to redefine the scriptures। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि जो आपका अलीगढ़ मूवमेंट था इसके फाउंडर कौन थे, सैयद अहमद। ठीक है, और सैयद अहमद कहीं ना कहीं क्या थे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा थी। तो देवबंद जो आंदोलन था ये किसके किसके खिलाफ था, आपका सैयद अहमद के खिलाफ। और अगला जो कारण है वो भी सही है कि सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बरतते हुए धर्म शास्त्रों को नई परिभाषा देने का प्रयास किया। तो दोनों ही सही है और ये आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, आगे चलते हैं।
अगला है हमारा 65 क्वेश्चन, ठीक है। 65 देखो, यहाँ पर हमको न्यूज़पेपर बताना है और उसके एडिटर का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि गलत कौन सा है, बेमेल कौन सा है। तो देखो, ये हमें पता है कि जो मदर है वो लाला हरदयाल है। जैसे कि मदर को याद रख लो कि मदर का क्या होते हैं, लाला होते हैं, है ना, लाला लाली, है ना, बच्चे जो होते हैं। तो ये हमेशा याद रखोगे, मदर है तो लाला जरूर होगा। अच्छा, बॉम्ब मैनुअल का क्या है, पीएन बापत, इसको याद रखेंगे। भारत माता का ये भी सही है, अजीत सिंह। लेकिन जो भवानी मंदिर है, यहाँ पर बरिंदर घोष नहीं थे, औरोबिंदो घोष है। भवानी के कौन है, औरोबिंदो घोष। इसमें बरिंदर घोष नहीं है, यहाँ पर औरोबिंदो घोष है। ठीक, आगे चलते हैं। 66 कि पृथ्वी पर एक ही स्थान पर रहने के लिए एक भूस्थैतिक उपग्रह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ठीक ऊपर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी डायरेक्टली अबव विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो इजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसका आंसर हो गया इक्वेटर, कि एक ही स्थान पर रहने के लिए जो उपग्रह है उसको किस क्षेत्र के ठीक ऊपर रहना चाहिए, तो वो है आपका इक्वेटर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अगला है स्टार ट्विंकल्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई बिकॉज। अब ये तो बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। 6 टू जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है वहां पर इसके बारे में, तारों टिमटिमाना के बारे में आपको काफी बताई, कंसेप्ट पता होगा कि तारों टिमटिमाना टिमटिमाना क्यों होता है। तो ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ये होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका अपवर्तन। कहाँ पर है, देखो इसमें अपवर्तन की बात नहीं करी, ये भी गलत बात है कि तारों से आने वाला प्रकाश, ये भी नहीं है, ये सही है। अपवर्तनांक समय के साथ बदलता रहता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूअसली, कंसिक्वेंटली द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ स्टार चेंजेस विद टाइम। तो ऑप्शन डी, जब भी ऑप्शन दिख जाए आपको रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन वगैरह वर्ड दिख जाए तो इसका आंसर यही है। तो 67 का क्या हो गया, डी हो गया। आगे चलते हैं। ये टर्म है, हो सकता है आयोग यहाँ पर पूछ ले कि टर्म इन न्यूज और ये किससे रिलेटेड है, ये जो संस्थाएं हैं किससे रिलेटेड है। तो हमको बताना है कि कौन सा इसमें गलत मैच है, इसमें कौन सा गलत मैच है। तो देखो इसमें जो आपका कौन कौन से ऑप्शन गलत है। देखो, जो आपका अवेयर टूल है, अवेयर टूल क्या हो गया, ये आपका डब्ल्यूएचओ ने बनाया, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो पहला तो सही है कि अवेयर टूल डब्ल्यूएचओ ने बनाया था 2017 में, ठीक है। और ये अवेयर टूल किस लिए था, एंटीबायोटिक जो कंजप्शन हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने 2017 में अवेयर टूल बनाया। अच्छा, अब जो प्रेरणा प्रोग्राम है, प्रेरणा प्रोग्राम के सामने दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो ये गलत है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है, प्रेरणा प्रोग्राम आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। क्लियर है। अच्छा, अगला है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत किस लिए होता है, ऑपरेशन अमृत है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सॉरी, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं है, ये है आपका केरला गवर्नमेंट का। ठीक है, केरला गवर्नमेंट यानी केरला की सरकार ने इसको एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो एक बीमारी हो जाती है जब आप ओवरडोज दवाई ले लेते हो और बीमारी खत्म नहीं होती, लेकिन जो बीमारी है वो एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध जनरेट कर लेती है रिगार्डिंग दैट बीमारी। तो यहाँ पर जब अमृत पढ़ोगे ना, अमृत, तो अमृत के स्टार्टिंग में ही आपको एएमआर दिख रहा है, इट मींस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं है, ये किसका है, केरला गवर्नमेंट का। तो आपके ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। और ई साक्षी ऐप, ई साक्षी ऐप हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ना। इसका मतलब होता है, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो जो एक एमपी लेड स्कीम है, उसके तहत जो आपके एमपी होते हैं वो कहीं भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 3 4 बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो गया ओनली 3। इनकरेक्टली मैक्स तीनों ही गलत थे। आगे चलते हैं। 68
उसके बाद हम करेंगे अब 69। यहाँ पर 85 लिख रहा है, ये 69 है। ठीक है, कॉफी बोर्ड का क्वेश्चन 69 ऑप्शन। तो देखो पहला स्टेटमेंट है, आपसे कह रहा है ये 69 है, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अगला 70 है। कॉफी बोर्ड के बारे में पूछा हुआ है। कॉफी बोर्ड में कि इट प्रमोट्स इंडियन कॉफी इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। अब देखो कॉफी बोर्ड है तो डेफिनेटली एक हमको कॉमन सेंस है कि हाँ, अगर कॉफी बोर्ड है तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी इंडियन कॉफी है उसको देश के अंदर और इंटरनेशनली दोनों ही जगह, दोनों बाजारों में बढ़ावा दे रहा होगा। ऐसे स्टेटमेंट में तो आप गलत कर ही नहीं सकते कि हाँ यार, ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं सही ही लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हम सही मान लेते हैं फिलहाल के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ओवरसीज द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ओवरसीज द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सोचो इतने सारे मंत्रालय हैं, क्या कृषि मंत्रालय ही देख रेख करता होगा? ऐसे स्टेटमेंट को देख के आप ना डाउटफुल हो जाया करो कि यार कृषि मंत्रालय जरूरी थोड़ी ना है, इतने मंत्रालय हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, बहुत सारे मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है। तो क्या पता कोई और हो। बोर्ड कॉफी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य ये निर्धारित करता है, क्या पता ये बोर्ड अगर सारे काम बोर्ड कर लेगा तो मंत्रालय कब काम आएंगे, ये भी सोच के देखो। तो अगर आप ये देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। उसी अप्रोच का आप अपनाओगे, पहला सही है। ठीक, अगर आपको पहला समझ में आ रहा है तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को अगर हम काटते हैं कि यार कोई और मंत्रालय हो सकता है, कोई और मंत्रालय हो सकता है, क्योंकि ये मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि उद्योग मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। तो सेकंड गलत हो गया, अगर आपने सेकंड काट दिया। अब आपके पास 1 एंड 3, अब आप समझ गए कि ऑप्शन या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। तो इसमें 1 तो समझ में आ गया कि हाँ ये तो एकदम डेफिनेटली क्लियर है। अब बोर्ड कॉफी के लिए न्यूनतम मूल्य, ये चीज गलत है। ठीक, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से सब कुछ दिखता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल 1, यानी कि 1 ओनली वॉज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, 70 क्वेश्चन है। द हरीरूड मुर्गा बेसिन इन सिचुएटेड ओनली इन अफगानिस्तान। जब भी आपको ओनली वर्ड दिख रहा है कि केवल अफगानिस्तान में स्थित है, अब आपको क्या पता उसका कुछ पार्ट, जैसे हड़प्पा सभ्यता थी तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट आजकल निकलता रहता है कि यहाँ से। तो कोई भी बेसिन है, ठीक, कोई भी बेसिन है, क्या पता वो अफगानिस्तान के अलावा कहीं और भी हो। तो ऐसे करके हमने स्टेटमेंट फर्स्ट को काट दिया। द हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ हेलमंड रिवर वैली इज फाउंड इन अवेस्ता टेक्स्ट। अब हाँ, ये चीजें हो सकती है क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है, तो क्या पता अवेस्ता ग्रंथ के अंदर इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती हो, कुछ उल्लेख हो। और इतिहास की चीज ऐसी है कि हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारी निकलती रहती है। अभी आप बोल दो सर नहीं अवेस्ता में नहीं होती, लेकिन कल परसों अगर कुछ डिस्कवरी होती है, अगर आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। क्योंकि पहला क्यों गलत है? क्योंकि अफगानिस्तान के अलावा कहाँ का मिलता है? अफगानिस्तान के अलावा ये ईरान और आपके तुर्कमेनिस्तान में मिलता है। ठीक है, तो हरीवुड मुर्गा बेसिन अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। आगे चलते हैं, 71 क्वेश्चन कि माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। द रिंग ऑफ फायर इज फॉर्म्ड बाय द स्प्रेडिंग ऑफ ओशियनिक प्लेट्स। कि माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट के फैलाव से बनता है। अब देखो यहाँ पर ये चीज देखो कि पहला कैसे आप पकड़ोगे। देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक तरीके से यहाँ पर ये आपके इंडोनेशिया साइड में है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्केनोज है ना, फूटते रहते हैं। ठीक, तो ये जितने भी जो माउंटेन्स है ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी भी यहाँ इस एरिया के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, क्योंकि फायर है तो यहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह ज्वालामुखी काफी मात्रा में पाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लाकी लाकी कहाँ पर है? ये आपका इंडोनेशिया है। कैसे याद रखोगे? देखो लेबोटोबी में भी एंड में आई आ रहा है और लाकी लाकी के एंड में भी क्या आ रहा है? आई आ रहा है, और आई मींस इंडोनेशिया। जब आप इस तरीके से थोड़ा सा रिटेंशन करोगे, याद करोगे, तो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक, लेकिन अगला क्यों गलत है? अगला इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर स्प्रेडिंग ऑफ ओशियनिक प्लेट्स की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये वाला गलत हो गया और पहला सही, तो पहला सही दूसरा गलत, तो ए इज करेक्ट परंतु आर गलत है। अगला कवर करते हैं हम 72। ये देखो जो
पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और मैच द फॉलोइंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो द एंडीज माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अब हमें क्या बताना, करेक्ट बताना है, ठीक है। द हमबोल्ट, ठीक है, हमबोल्ट करंट एक गर्म महासागरीय धारा है। अगला थर्ड स्टेटमेंट है द एंडीज माउंटेन रेंज इज स्प्रेड अक्रॉस 7 कंट्रीज। अब देखो, वही सोचो, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहला तो बिल्कुल सही है, अगर आपको अगले दो स्टेटमेंट नहीं पता है। अब देखो, एक चीज ये देखना, जो हमबोल्ट करंट है, यानी कि हमबोल्ट करंट एक गर्म महासागरीय धारा है, यानी कि आयोग आपको कैसे फंसाएगा, आपको कह देगा कि ये जो करंट है, जो महासागरीय धाराएं हैं, ये गर्म है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हम बोल है, देखो, हमसे बड़े, इसको कैसे याद रखोगे, पहली चीज तो याद रखो, ये वार्म नहीं है, ये क्या है, कोल्ड है। अब इसको याद कैसे रखोगे, हम बोल्ट, इसको 2-3 बार बोल के देखो, हम बोल्ट, हम बोलते हैं, हम बोल। तो हमसे बड़े बूढ़े हमारे जो पेरेंट्स होते हैं क्या बोलते हैं कि जब भी आप कुछ बोलो, यानी हम जब बोलते हैं तो बहुत शांतिपूर्वक बोलना चाहिए, गर्म नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या है, कोल्ड होना चाहिए, मतलब हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। तो ये क्या होगा, हमबोल्ट एक वार्म नहीं है, एक कोल्ड है। तो इस अप्रोच से आपने सेकंड काट दिया, तो यहाँ पर सेकंड कटा, उपयुक्त सभी कट गए। अब आपके पास में ये श्योर हो, और यहाँ से भी सेकंड कट गया, तो आंसर क्या हुआ, 1 और 3। भले ही आपको थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता था, लेकिन आपने सेकंड स्टेटमेंट देख के सही कर दिया स्टेटमेंट, ठीक है। 73 देखते हैं, इफ ऑल द आइस ऑन ग्रीनलैंड मेल्ट्स हाउ मच द ग्लोबल सी लेवल राइज। ये काफी एक रैंडम क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्टली अगर नहीं पता होता ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, बट फिर भी इसका आंसर है इसका 7.4 मीटर। कि जब ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो वैश्विक जो समुद्र स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा, 7.4 मीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एंटायरली इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि कौन सी झील पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है, तो ये है आपका मिशिगन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है 75, what was the main reason for the divergence of earth pole of rotation by about 80 centimeter toward the east between 1993 and 2010। कि इस टाइम पीरियड में जो पृथ्वी का घूर्णन ध्रुव है वो 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर क्यों विचलन हो गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण है एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, इस चीज को समझ में आया, आगे चलते हैं। और देखो, अगर ये आकटिक बर्फ होता या ज्वालामुखी गतिविधि होती या प्लेट विवर्तनिकी होती, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो इसलिए आंसर अगर चूज करना है तो ऐसा ऑप्शन चूज करो जो एकदम नया हो, कि भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। इसका आंसर सी हो गया। अगला देखो, अब देख लो, वही चीज पूछ ली आपसे, महासागरीय धाराएं जो अभी हमने डिस्कस करा था, जैसे हमबोल्ट करंट। अब ये आपको पता तो चल गया कि ये कोल्ड होता है, लेकिन अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि उसका डेजर्ट मतलब कि संबंधित रेगिस्तान कौन कौन सा है ना। इसलिए इन चीजों को, जो करंट है, महासागरीय धाराएं हैं, इनको अच्छे से रेडी कर लो। तो देखो, यहाँ पर करेक्टली मैच पूछा है और सारे ही यहाँ पर सही है। कि बेंगोला कहाँ पर है, नामीब में। हमबोल्ट कहाँ पर है, अटाकामा। ठीक है, अटक अटक के हम बोलते हैं, इस तरीके से याद रख लो। कैलिफोर्निया, मोजावे। ठीक है, कैलिफोर्निया आप गए और वहां पर आपने फोन किया, कैलिफोर्निया, और गाना क्या बज रहा है, मौजा भी मौजा, शाम सवेरे हो रहे मौजा ही मौजा, तो मौजावे। और बेंगुएला, बेंगुएला क्या है, आपका नामी। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, बेंगुएला। या इसके जो बेंगुएला का जो एन है, इससे याद रख लो, एन से क्या है, नामी। ठीक, हम बोल अटक अटक के, कैलिफोर्निया, तो फोन किया, क्या गाना बजा, मौजा ही मौजा। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। अगला कवर करते हैं 77, कि उपरोक्त में से कौन से कारक पृथ्वी पर सूर्यताप में भिन्नता का कारण बनते हैं, यानी कि विच ऑफ द एवर फैक्टर्स कॉज वेरिएशन इन द इंसोलेशन ऑफ अर्थ। ये जो इंसोलेशन ऑफ अर्थ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, ये काफी बेसिक एनसीईआरटी का टॉपिक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन यूपीएससी एग्जाम एज वेल एज इन यूपीपीसीएस एज वेल। और अदर स्टेट का आप जब तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वजह से भी होता है, और लेंथ ऑफ द डे। ये तीनों पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, हालांकि हर किताब में है लेकिन एनसीईआरटी में पूरा पूरा मेंशन है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। अगला है लैंडफॉर्म, और उससे रिलेटेड हमको कुछ उसके संबंधित चीजें बतानी है कि ये लैंडफॉर्म से क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है हमको ये बताना है। तो देखो, जो पोथोल्स होते हैं, यानी जो गड्ढे होते हैं, ये वायु अपर्दन से, ठीक, सॉरी,
देखो जो पोथल होते हैं, पोथल क्या होता है, मान लो नदी बह रही है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये नदी, ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ से पानी बह रहा है, कोई झरना है, ऐसे याद रख लो। तो जब झरना नीचे जमीन पे जब गिरता है ना, जब झरना आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, बहुत तेज झरना बह रहा है, लोग बह जाते हैं उसमें। तो जब ये पानी नीचे गिर रहा है इस जगह पर पानी जब लगातार गिरता है तो यहाँ एक गड्ढा हो जाता है। और पोथोल्स का मतलब ही क्या होता है, गड्ढे। ठीक, तो ये वायु से कैसे हो जाएंगे, ये तो पानी से होते हैं। ठीक है, ये पानी से होंगे तो हमने ऑप्शन डी काट दिया। ऐसे ही जो आपका, ठीक है, जो आपका पेडी प्लेन होते हैं ये आपके ग्लेशियर अपरदन से नहीं होता। जो टार्न झील होती है ये या नदी अपरदन से नहीं होता। तो ये लेपिस जो है ये भूजल से होता है ना, ये पानी के अंदर बनते हैं लेपिस, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये काफी बेसिक चीजें हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन से डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो देखो, सुबर्णरेखा और पलार रिवर जो साउथ में है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। लेकिन जो भारतपुजा है एंड शरावती है, भरतपुजा एंड शरावती, ये क्या है आपकी, ये ईस्ट फ्लोइंग नदी नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो 1 एंड 2 गलत है। पूछ इसमें क्या पूछा था, नहीं है, तो नहीं है मतलब 1 एंड 2 नहीं है, तो ऑप्शन सी। अगला है 80, कि हमको इंडियन रिवर बताना है और उसके आसपास जो नेशनल पार्क है हमको ये बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको ये तो पता है ना कि नर्मदा कहाँ पर है, गुजरात के आसपास बहती है, और वहां पर कान्हा, कि अगर गुजरात की कोई नदी है तो क्या वो मध्य प्रदेश के आसपास में उसका एरिया कवर नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। अब चंबल क्यों गलत है, देखो, राजा जी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के, और चंबल अभी कहाँ बहती है, एमपी और यूपी में, तो इस तरीके से आप काट दो। लोहित कहाँ है, ठीक है, लोहित याद रखो कि आपका आ, हाँ एक चीज और, जो आपका लोहित है ये आपका असम के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर औरंग नेशनल पार्क जो है, जो औरंग नेशनल पार्क है वो लोहित नदी के आसपास में नहीं है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, और राजा जी नेशनल पार्क है, इस पर कौन सी नदी बहती, गंगा नदी, है ना। उत्तराखंड में आपने देखा हो गंगा नदी काफी है, इसलिए लोग वहाँ हरिद्वार वगैरह जाते हैं। चंबल वहां नहीं हो सकती इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ये एमपी और यूपी के आसपास में बहती है ना। लोहित नहीं होगा, यहाँ पर औरंग में ब्रह्मपुत्र है, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क के आसपास में नर्मदा बहती है। तो ओनली 3 इज दी राइट आंसर। और ये भी समझ लो कि जब 3 आपको मतलब स्टेटमेंट दे रखे हो तो 3 इस टॉपिक में से एक ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर आप ये काट सकते थे, ये काट सकते थे, और सिर्फ ए और सी में एक एक ऑप्शन की बात की गई, तो आप केवल 3 को लगा सकते थे। ठीक है, अब कवर करते हैं अपना 81। अब अगला है 81। द बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू द नॉर्थ सी थ्रू कियल कनाल। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड has set a target to declare 10% of the Baltic Sea as a strictly protected area by 2030। एंड लास्ट वन इज नेवा विस्तुला ऑर्डर, ये तीनों नदियां बाल्टिक सागर में गिरती। क्लियर, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसके 10, जो बाल्टिक सी का जो 10% है उसको 2030 तक स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट कर दिया है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर के से किल नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक, कि बाल्टिक सागर नॉर्थ सी से कैसे जुड़ा हुआ है, किल नहर के थ्रू। याद रखना, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए जो कियल कनाल है वो किन किन सागरों को जोड़ती है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। ठीक है, WWF ने इसको 10% क्षेत्र को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कर दिया है, और जितनी भी नेवा विस्तुला ऑर्डर जितनी ये नदियां हैं ये सारी बाल्टिक सी में गिरती हैं। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। अगला है 82। आइस शेल्फ्स समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े होते हैं जो मुख्य रूप से ग्लेशियर से टूटकर बनते हैं, जो मुख्य रूप से ग्लेशियर से टूट के बनते हैं। अगला है आइसबर्ग इज फॉर्म्ड व्हेन अ लार्ज पीस ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द आइस शेल्फ और ग्लेशियर एंड स्टार्ट फ्लोटिंग इन सी। ये बात बिल्कुल सही है, जो आइसबर्ग्स होते हैं वो ग्लेशियर से टूट के बनते हैं, है ना, और समुद्र में तैरने लगते हैं आइसबर्ग। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
द साइज ऑफ एन आइस शीट इज मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो आपको पता है कि आइस जो शीट्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनका आकार 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो आइस शेल्फ होती है इट फ्लोट्स ऑन द ओशन सरफेस बट इट एक्सटेंड फ्रॉम द लैंड इनटू द ओशन, कि जमीन से आपके ये देखो ग्लेशियर से टूट के बने होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ग्लेशियर से टूट के बने होते हैं। ये जमीन आपका एक तरीके से ये भूमि और महासागर तक फैला होता है, सिर्फ ग्लेशियर से टूटा नहीं होता। तो ये बात इसलिए गलत है, बाकी ये ठीक है। ठीक है, तो ग्लेशियर क्या हो गए? तो जो आइस शेल्फ हो गया ये समुद्र की सतह पर तैरता है, ये बात सही है। इट है ना, पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ सी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज कही गई है ना कि मुख्य रूप से ग्लेशियर से टूटकर बनते हैं, तो ये बात गलत है। ये मुख्य रूप से आपका ग्लेशियर से टूटकर नहीं बने होते, ये भूमि और महासागर तक फैले होते हैं। ठीक है, और जो आमतौर पर जो आइस शेल्फ होते हैं वो ग्लेशियर से टूटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा? ठीक है, ये हमने क्या देखा कि इसका आंसर हो गया आपका 82 का बी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो वही कुमाऊं हिमालय अभी हमने पढ़ा था। ठीक, हमने कुमाऊं हिमालय पढ़ा था, नहीं पढ़ा था अभी, है ना? अब कुमाऊं हिमालय को हमने अच्छे से पढ़ा था, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट में है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में होता है। ये कॉमन सेंस हम सभी लोगों को पता है, और ये एनसीईआरटी के बेसिस से क्वेश्चन बनाया गया है कुमाऊं हिमालय। अब देखो यह पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है, यानी कि जो कुमाऊं हिमालय है वो पश्चिम में सतलुज नदी है, वेस्ट, और ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये कौन है आपका? काली नदी। तो ये बात सही है। पंचाचूली पर्वतमाला, गोरी घाटी और सुंदर डूणा घाटी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये इस तरीके के जो नाम है ये आपके कुमाऊं हिमालय के अंदर उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या ये रीजन इकोलॉजिकल सेंसिटिव है? बिल्कुल है। क्या हाईली सिस्मिक है, मतलब यहाँ पर भूकंप वगैरह आते हैं? जैसे उत्तराखंड में आपने देखा था बादल फट गए थे, कभी यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सारे ही सही हैं। अगला देखते हैं 84, कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप की तटीय लंबाई 132 किलोमीटर है, और भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्यों को छूती है। अब ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये पता है, अगर आप कॉमन सेंस लगा के देखो कि देखो हमें पहला नहीं पता, मान लेते हैं अभी हमें थर्ड वाला नहीं पता, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत बड़ा है, 132 किलोमीटर से बड़ा हो सकता है ना, ये तो पता है। क्योंकि देखो एक अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो आप ये भी जानते होंगे कि भारत की जो तटीय रेखा है वो लगभग इतनी है 5422.6, तो आप इसको सही मान सकते हो अभी फिलहाल के लिए। लेकिन आप ये जानते हो कि अंडमान निकोबार द्वीप जो कोस्ट लाइन लेंथ है अंडमान निकोबार की वो 132 से ज्यादा ही है, क्योंकि अंडमान निकोबार कितना बड़ा मतलब समुद्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट हमको पता है ये गलत है, तो अगर हम ये सोचें कि ये गलत है, सारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, ये गलत बात है, हमने सेकंड काटा, तो ऑटोमेटिकली हम ऑप्शन बी पर आ गए, जो कि एक सही आंसर है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है आपकी? 1962 किलोमीटर। अब 132 किलोमीटर किसकी थी? लक्षद्वीप की। इस तरीके से सोचो, क्या पता उसने एग्जामिनर ने द्वीप समूह का नाम गलत अलग तरीके से दे दिया हो, गलत बता दिया हो, क्या पता उसने लंबाई में कोई झोल कर दिया हो। ऐसे सोचा करो, क्योंकि पहला जो किलोमीटर है ये तो आपको पता ही है कि भारत की कोस्ट लाइन इतनी इतनी है, सबसे ज्यादा गुजरात के पास, आपका गुजरात टॉप पर है कोस्ट लाइन में। तो ये चीज से आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। तो ये अप्रोच आप डेवलप करो। ठीक है, 85 देखते हैं। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं आप ये जानते होंगे कि 12 नॉटिकल माइल्स बिल्कुल सही बात है ना? 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत की जो टेरिटोरियल जो प्रादेशिक जल सीमा है वो फैली हुई है, बिल्कुल सही बात है। भारत को इस क्षेत्र पर आंशिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब जब भारत का ही 12 नॉटिकल माइल माइल तक पूरा फैलाव है, तो भारत की क्या जितनी टेरिटरी है भारत का आंशिक अधिकार है क्या उन पे? नहीं। भारत की जितनी टेरिटरी है, भारत किसी कोई भारत पर राज नहीं करता, भारत का खुद का एक फ्रीडम है। भारत कोई भी टेरिटरी को जीत सकता है, उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है, तो आंशिक पार्शियल राइट क्यों होंगे? तो इस बेसिस पर आपने ये काट दिया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। पहला सही है, लेकिन दूसरा जो रीजन है वो गलत है। अगला है
पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी दैट स्प्रेड्स अक्रॉस 3 डिफरेंट स्टेट्स। अब यहाँ पे डाउट में आ जाओगे, 3 स्टेट में फैला हुआ है क्या, है ना। भले हमें हमें नहीं पता है कि ये सही है या नहीं, लेकिन हमने कॉमन सेंस यूज करा कि चलो अभी हम इसको डाउट में रख लेते हैं। अगला है, माहे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, स्थित है। ऑल द एरियाज ऑफ पुडुचेरी वाज फॉर्मली फ्रेंच कॉलोनीज। अब देखो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते हो कि पुडुचेरी वगैरह में आपके ये जो पोर्तुगीज थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिशर्स थे, ये कहीं ना कहीं आए हैं। तो ऑल द एरिया ऑफ पुडुचेरी वर फॉर्मली फ्रेंच कॉलोनीज की, पुडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसी उपनिवेशक थे। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी है। अब देखो, अगर हम समझ गए कि इसका मतलब क्या है, थर्ड वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, तो जिसमें 3 होगा वो तो सही होंगे होगा, है ना। ये ऑप्शन बी और सी हमारे एकदम सही लगाने के लिए ऑप्शन हमको मिल गए। अब देखो, पुडुचेरी का अगर आपने मैप देखा हो तो ये बात सही है कि वो 3 डिफरेंट स्टेट में फैली हुई है। कौन कौन सी, तमिलनाडु, दूसरी कौन सी, आंध्र प्रदेश, और एक है आपका केरला। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि हाँ ये भी सही है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से रिस्क लेना ही था तो आप ऑप्शन किस पर रिस्क लोगे, 1 और 3 पे। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि माहे पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश का भाग है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्या पता वो आंध्र प्रदेश में हो, क्या पता वो केरला के अंदर हो, क्योंकि ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, ये तो आपको पता है। तो जरूरी थोड़ी ना कि तमिलनाडु के अंदर हो। तो इस बेसिस पर आपने क्या आंसर लगाया, ऑप्शन बी, क्योंकि माहे जो है वो केरला के अंदर है, ना कि तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, 87th क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो, अब देखो, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन करा होगा कि माहे कहाँ है केरला के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन को अब आप कर सकते हो। मैंने आपको अभी लास्ट में ही बताया है कि ये जो माहे है, ठीक है, माहे, ये तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ पर है, केरला। अब इस नॉलेज का यूज आप अगले क्वेश्चन में करो, ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो कि पुडुचेरी के क्षेत्र और राज्य की सीमा में किस सीमा के अंदर ये आते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप ये तो जानते हो कि माहे मैंने आपको पढ़ाया है, माहे कहाँ है, केरला में। अब आपको ये पता, तो पहले का क्या होना चाहिए, तीसरा, तो पहले का ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आप आंसर तक आ गए, 3214 इज दी राइट आंसर, ठीक है। यानी कि करेकल कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में, यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी कहाँ है आपका, यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है, ये याद रखना। अब अगला है 88, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखो ये तो काफी इजी है, याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो टॉप टर्म है ना, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यानी कि अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद संबंधित है आपका क्लाइमेट चेंज। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये जो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, 89, देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वर जेल्ड इन द कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पायरेसी केस। अब आप याद रखो कि कानपुर वाला ये जो केस है ये 1924 में, पहले तो इसको नोट डाउन कर लो। अब इसमें कौन किस किस लोगों को जेल हुई थी ये हमें पता करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुजफ्फर अहमद, एस एस डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, इन सबको जेल हुई थी, ठीक है। ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें काफी बार आयोग ने पूछी है। अगला है आपका 90, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ मनी ग्रामम, मनी ग्रामम। अब देखो, हमें नहीं पता कि ऑप्शन हमको नहीं आते, लेकिन हमको बस टर्म याद करने से मतलब है। देखो मनी ग्रामम, अगर आप इसको तोड़ोगे, मनी ग्रामम, ग्राम के अंदर मनी, मनी किसके पास होता है, आपके मर्चेंट्स, जो पैसे वाले लोग होते हैं पुराने जमाने में, है ना। उस टाइम पे जब ये जो टाइम चला था, मनी वगैरह, ग्राम के अंदर मनी किसके पास होता था, जो भी आपके साहूकार होते थे, मर्चेंट्स होते थे, बनिया बनिया वगैरह होते थे, है ना, दुकानदार होते थे, उनको बोलते थे हम मनी ग्रामम। तो मनी ग्रामम क्या था, एक तरीके से एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स। तो देखते ही आपने आंसर सही लगा दिया। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऑप्शन को देखो कि कोई दो ऑप्शन में सेम सेम बातें हो रही हैं क्या। देखो इसमें भी एसोसिएशन की बात हो रही है, इसमें भी एसोसिएशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आंसर 50-50 हमको मिल गया कि यार ऑप्शन बी तो है नहीं और ऑप्शन डी भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कहाँ होगा, इसमें से। तो मनी को सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा वर्ड को हिंदी में सोचो कि मनी, मनी मतलब मर्चेंट्स, व्यापारी, व्यापारियों के संघों को क्या बोलते थे, मणि ग्रामम। समझ में आया, इस तरीके से आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस देनी है। अगला है 91,
डंकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अब हम अभी मान लेते हैं हमें ये नहीं पता, अभी हम मान लेते हैं हमें ये नहीं पता। अगला है कोको स्ट्रेट। अब देखो, कोको स्ट्रेट म्यांमार के कोको द्वीप समूह और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। अब आपको क्या पता कि म्यांमार के अलावा इतने सारे आपके देश हैं, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, ठीक है, आपका बहुत सारे यहाँ पर बहामास, इस तरीके के बहुत सारे मतलब आइलैंड्स कंट्रीज हैं। अब आपको क्या पता कि ये म्यांमार के अंदर ही हो, यू नेवर नो ना कि ये म्यांमार के अंदर हो या ना हो। क्या पता यहाँ साउथ अंडमान की, सदर्न अंडमान की जगह क्या नॉर्दर्न अंडमान हो, ईस्टर्न अंडमान हो, वेस्टर्न अंडमान हो, यू नेवर नो। ठीक है, तो इसको टॉप जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको हमने डाउट में रख लिया। तो थर्ड वन इज अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर कॉल्ड इमरल्ड आइलैंड। ये बात बिल्कुल सही है, ये तो हमको पता ही है क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट थीम है। और इसका जो आपका कितने किलोमीटर है ये मैंने आपको बता दिया, कुछ लमसम 19 क्या 1900 किलोमीटर के आसपास में है। तो इमरल्ड आइलैंड है ये बात सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट किस किस के अंदर है, और ए और बी के अंदर। अब वही अप्रोच सोचो, क्या पता म्यांमार की जगह गलत हो, ठीक है, क्या पता ये गलत हो, लेकिन डंकन पास तो आपको पता है ना कि ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के अंदर है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी केवल वन और थर्ड जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अब अगला है 92 कि जियोमॉर्फिक रीजन है, और इसमें हमें बताना कितना परसेंटेज आता है कि भू आकृतिक क्षेत्र और क्षेत्रफल में प्रतिशत भाग कितना है, और कितने इसमें से जो पेयर्स हैं वो सही हैं। तो कितने पेयर सही हैं, केवल 2 पेयर, 4 का 2 अप्रोच सोचो, ठीक है, कौन कौन सही है देखो। पहला सही है, माउंटेनियस रीजन 11%, बिल्कुल सही बात है, पर्वतीय क्षेत्र। हिली रीजन 28% नहीं है, ये कितना होगा 18%। प्लेट्यू रीजन कितना है 28%, तो ये 28 क्या है, पठार क्षेत्र, पहाड़ी कम है, तो पठार ज्यादा है, पहाड़ थोड़े से कम है, तो 18%। और मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है 43%। ये तो कॉमन सेंस लगा सकते थे, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको ये तो पता था ना, गंगा का मैदानी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न प्लेन्स सबसे ज्यादा है, तो मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है। पर्वतीय क्षेत्र 11% हो सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र आपको पता बहुत ही कम है, अगर हम पठार से कंपेयर करें तो 18 और 28 यहाँ पर हेर फेर करी गई है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर। अब देखो, पासेस आ गए, वही डंगन पास जो अभी क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, बहुत सारे पासेस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि किस स्टेट से गुजरते हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में कौन सा आता है, बनिहाल, ठीक है, बनी, ठीक है, पीर पंजाल, या ऐसे याद रख लो, जो कौन बनी, जो बनी बनी कौन, पीर बाबा, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। सूफिज्म जो है, सूफिज्म में क्या थे, पीर बाबा वगैरह होते थे, तो ऐसे याद रख लो कि बनी कौन, पीर बाबा। तो पीर पंजाल किसका होगा, बनिहाल। 94 देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी वही अप्रोच अपनाएंगे जैसा अभी तक हमने अप्रोच अपनाई है। अब देखो कॉमन सेंस यूज करेंगे। द रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन आर मेनली, तो मेनली वर्ड कहीं ना कहीं डाउट में होता है, आर मेनली सेडिमेंट्री इन नेचर। क्या पता सेडिमेंट्री के अलावा इग्नियस हो, यानी कि आग्नेय चट्टान चट्टान हो, या मेटामॉर्फिक चट्टान हो, आपको नहीं पता, तो आपने इसको डाउट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला देखते हैं, द डेक्कन ट्रैप ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सही बात है कि ये यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ था, या इसलिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो इस तरीके से आपने सोच लिया, सही बात है, ये तो 110% बिल्कुल सही है। अगला है, द सॉइल फाउंड फ्रॉम द रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप इज सुटेबल फॉर कॉटन। अब आपको पता है कॉटन गुजरात वगैरह के क्षेत्र में होती है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट तो आपको ईज मैं समझता हूँ आपको 110% पता होना चाहिए अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो। थर्ड सही है, सेकंड भी सही है। पहले में आप डाउटफुल हो तो 2 और 3 लगाओ, क्यों, क्योंकि ये मुख्यतः अवसादित प्रकृति नहीं होती, ठीक है, ये आपका अवसादी प्रकृति नहीं होती, ये कैसी होती हैं, आपकी आग्नेय चट्टान, ठीक है, डक्कन ट्रैप क्षेत्र की जो चट्टान है वो आग्नेय है, ना कि अवसादी। तो पहला काट दिया, वही अप्रोच, क्या पता कुछ और हो। 2 और 3 इज दी राइट आंसर। अगला कवर करते हैं 95, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपको आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, है ना, और अगर आप चाहते हैं कि हमें किस किस कोचिंग के टेस्ट कवर करने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, तो 95 देखते हैं। द चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भाग, ठीक है, चेनाब रिवर चंद्रभाग से बनती है, ठीक है। द प्लेस नेम तंडी वेयर दीज रिवर्स मीट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर आप डाउट में आ जाओ,
कि क्या पता जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल हो, क्या पता शिमला में हो, क्या पता उत्तराखंड में हो, या ईस्टर्न हिमालयस के सिक्किम वगैरह में हो, क्या पता पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो। आपको नहीं पता ना ये चीज, तो स्टेट का नाम कुछ और, इतनी सारी स्टेट है, क्या पता कुछ और हो, क्या पता कोई और देश हो। तो हमने इसको डाउट में सोच लिया। ऐसे ही एग्जाम में सोचना है, डाउट में क्वेश्चन मार्क लगाना स्टेटमेंट में कि यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। जो चेनाब रिवर है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपने रिवर सिस्टम पढ़ा है तो आप ये तो जानते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। इंडस रिवर की सबसे बड़ी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो आपकी सहायक नदी है वो कौन सी, चिनाब है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है। तो अगर आप सेकंड उड़ा देते हो तो आप अपने आंसर तक पहुंच गए, क्योंकि चेनाब रिवर चंद्र और भाग रिवर के मिलन से बनती है, ठीक है, इनके संगम से बनती है, इसको याद रखेंगे। कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि चंद्र और भाग नदियों का संगम किस नदी को बनाता है, तो वो है आपका चिनाब नदी, जो कि इन सिंधु नदी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नाउ वी विल कवर द 96th क्वेश्चन। थर्मल पावर जनरेशन इज द मेन फोकस ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट। है ना, जितने प्रोजेक्ट्स हैं हमको पता होने चाहिए कि जितने, है ना। तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट किस लिए स्टार्ट किया गया था, थर्मल पावर जनरेशन के लिए स्टार्ट किया गया है ना। और इट इज मॉडल इट्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द टेनिस वैली प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका। इट्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द टेनिस वैलीज, ठीक है, अथॉरिटी, या आपका जो प्रोजेक्ट है अमेरिका का। तो ये चीज समझो कि यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मॉडल की बात हो रही है, यहाँ पर थर्मल पावर जनरेशन की बात हो रही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर, एक जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब कवर करते हैं 97। तो 97 को समझो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। हमें ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है। तो देखो, जो नॉर्थ ईस्ट के नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, धिकरोंग, पापुम पंप, रंगा, ठीक है, ये तीनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कॉपली क्यों नहीं है, क्योंकि जो कॉपी है, ठीक है, कोपिली कहाँ पर है, असम में। आप इसको कैसे याद रखोगे, कॉपिली को आप पढ़ो कोपिली, कोपिली। अब देखो, जो पीला शब्द होता है, पीली 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 चीज क्या होती है, आम। जिस भी ऑप्शन में, जिस भी स्टेट में लग जाए कोपिली कोपिली कोपिली, है ना। आपने मान लो कोई ऐसे जूस पी लिया पीले कलर का, या आम कैसा कलर का होता है, पीला, तो पीली शब्द दिख रहा है, पीला पीला, इसको पीला पढ़ लो, कॉपीला कॉपीला पढ़ लो। तो पीला क्या है, आम, तो असम, ठीक। चलो 98 कवर करते हैं। 98 का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीट और ऑर्गेनिक सॉइल इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि जो पीट और ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसका गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो, इसमें क्या गलत हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये अल्कलाइन नहीं होता, ये थोड़ी सी एसिडिक होती है ना। पिटी मतलब पिट, ये पिट गया है, मतलब एक ऐसी मिट्टी है जो बहुत पिट गई है, ठीक है। तो ये आपका एल्कलाइन नहीं होगी, क्षारीय नहीं होगी, ये आपकी कैसी होगी, ये आपकी एक तरीके से अम्लीय होती है ये, ठीक है। बाकी ये सही है कि काली और भारी होती है, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें जैविक मात्रा की, पदार्थ की जो मात्रा होती है अधिक होती है, लेकिन क्षारीय नहीं होती है, अम्लीय होती है। आगे चलते हैं। अगला है 99 कि जेंडर बजटिंग कब स्टार्ट की गई, किस बजट में स्टार्ट की गई थी। तो ये है आपका 2005 से 6 के बजट में, ठीक है, केंद्रीय बजट 2005 से 6। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेबरिंग एरिया ऑफ सिटी। कि नेबरिंग एरिया ऑफ सिटी को क्या कहा जाता है, ये दोनों ही सही हैं, अमलैंड और हिंटरलैंड। ये काफी देखो रैंडम क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आयोग बहुत ही कम पूछता है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए, क्या पता किसी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में ये चीज आ जाए, ठीक है। अब हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, अब हमारे पास सिर्फ 50 क्वेश्चन रह जाएंगे। अब अगला है 101। मेजर माइनिंग रीजन ऑफ वर्ल्ड आर गिवन बिलो, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसमें से आयरन वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन से हैं। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अभी आर ओ का पेपर हुआ था, तो इस तरीके से वहां पर माइनिंग रीजन्स पूछे गए थे। और जितने भी आयोग का जो एक हिस्ट्री रही है, वहां पर आयोग ने इस तरीके से पूछा है कि ये जो माइनिंग क्षेत्र हैं किस जगह पाए जाते हैं, किस सिटी में, किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो
तो इसका आंसर हो गया आपका 1, 3 और 4 की लेब्राडोर ट्रक, ठीक है, सुपीरियर रीजन एंड टॉम प्राइस हिल, ये सारे कहाँ पर है? ये आपका याद रखना, ये जो आपका माइनिंग रीजन है ये सब कहाँ पर है ना, ये सब आयरन आपका आयरन और माइनिंग रीजन है। लेकिन जो करागंडा रीजन बेसिन है ये कहाँ है? ये हो गया आपका रशिया में, ठीक, इसलिए गलत हो गया रशिया में, ठीक है। और ये जो आपका करागंडा है इसके का से याद रख लेना, के मतलब ऐसे सोच लो, का से हिंदी में सोच लेना कोयला, ये आयरन का नहीं है, लोहे का नहीं है। अगर इतना पता होता तो आपने सेकंड काट दिया। 1, 3, 4 इज दी राइट आंसर, ठीक। 102 कवर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल क्यों है, यानी कि अधिकारवाद योग्य क्यों होते हैं? फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स अगर खराब होता है या उसका सही तरीके से मतलब आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स अगर किसी तरीके से कुछ दिक्कत फील होती है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। कोर्ट उसका जवाबदेही होता है, ठीक। और इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण भी ले सकते हो, ठीक है। यू कैन गो टू हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट एज वेल, ठीक। तो कोर्ट कैन बी अप्रोच्ड टू गेट देम इम्प्लीमेंटेड, अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर डीपीएसपी का क्वेश्चन होता है ये, तो आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। ये बस एक नीति बनाने के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी नहीं है, डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अगला है स्टरलाइजेशन। अब ये क्या होती है? देखो, हमें ये पता है स्टरलाइजेशन क्या होता है, किसी किसी चीज़ को साफ करने की प्रक्रिया। जब जैसे होता है ना, ऐसा याद रख लो इसको कि मान लो आपके घर में गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, और उसमें अगर आप क्लोरीन वगैरह मिला दो, उसको गर्म कर दो, तो उससे क्या पानी एकदम सही हो जाता है। आपने देखा भी होगा काफ़ी जो गाँव वगैरह में ये चीज़ होती है कि अगर गंदा पानी आ रहा है, जो नल का पानी आ रहा है, तो गाँव के लोग क्या करते हैं, उस पानी को गर्म कर लेते हैं और उसको छान के साफ कर लेते हैं। और जो सिटी वगैरह में जो मिनरल वाटर की जो बोटल्स आती हैं, है ना, और जो आरओ वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी का स्टरलाइजेशन हो जाता है, जहाँ पर क्लोरीन मिलाया जाता है और पानी साफ हो जाता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। अगला है 104, increase in expenditure on public projects is most important step to be taken at the time of economic recession। कि ये कहा गया कि अगर मंदी चल रही है, अगर मंदी चल रही है ना, अगर मंदी चल रही है तो उस समय सार्वजनिक परियोजना पर खर्चा सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मंदी है, अगर सरकार ही खर्चा नहीं करेगी तो देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हम जैसे लोग तो खर्चा नहीं करेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार को एक्सपेंड, जैसे कोविड हो गया था तो कोविड के टाइम पे इस तरीके से सोच लो कि कोविड के टाइम पर सब कुछ मंदा हो गया था, देश के अंदर सब कुछ ठप पड़ गया, तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आई थी सरकार की, प्रधानमंत्री अन्न योजना, है ना, सरकार ने बहुत सारे बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। कॉमन सेंस भी सोचो कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इट इज डेफिनेटली राइट। एंड द सेकंड थिंग इज, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, एनकरेज करेगा प्रोडक्शन ग्रोथ को, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है जो भी मैंने आपको बताया है कि जब सरकार जब खर्चा करेगी देश के अंदर ग्रोथ होगी तो सारा पैसा बढ़ेगा और कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जैसे पूंजी निर्माण वगैरह सब कुछ होगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट बेनिफिटेड बाय द बेतवा कनाल, ठीक है। बेतवा कनाल से किस किस एरिया को फायदा नहीं मिलता? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेतवा कनाल कहाँ की कनाल है, आपकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसको परीक्षा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप परीक्षा, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये परीक्षा नामक जगह से निकाली गई, तो कहीं कहीं परीक्षा नाम से इसको जानते हैं, ठीक। और इसमें जो आपका ये बंदा रीजन है ये कवर नहीं होता, बाकी जालौन यूपी है, झांसी यूपी में है और हमीरपुर भी यूपी के अंदर है, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गलत हो गया, 105 का डी गलत है कि इसको फायदा नहीं मिलता क्योंकि बेटवा यूपी की कनाल है। अगला देखते हैं, करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है, और ये तो देखो काफी इजी है, बैटल ऑफ चंदेरी घाघरा खानवा, इसकी एक ट्रिक भी है कि खाना खा के चंदेरी घाघरा पहन के, ठीक है। ये सब आपको पता ही है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आएगा आपका खानवा, ये हुआ था आपका 17 मार्च 1527। उसके बाद 1528 में क्या हुआ आपका, चंदेरी का युद्ध।
और सबसे लास्ट में हुआ आपका घाघरा, घाघरा हुआ 1529। ठीक है, घाघरा को याद करना है तो इस तरीके से याद कर लो कि 29 साल की कोई लेडी है, उसका घाघरा है। ठीक है, इस तरीके से देखो, कुछ फनी तरीके से अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी 312। ठीक, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, 312 इज दी राइट आंसर। अगला है लखनऊ योजना इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अगला, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कब आया? जून 1972। देखो ये पूछा जा सकता है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? आगरा के अंदर। जैसे अभी इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, अभी एम एस धोनी जब आपके आर्मी में कोई पद पर थे, शायद वो कैप्टन थे या ब्रिगेडियर थे, कुछ थे, है ना? तो वो आगरा उन्होंने विजिट किया था और आगरा के जो पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आके उन्होंने एक तरीके से ट्रेनिंग दी थी। तो उस न्यूज़ को आप यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। तो 1 2 3 इज दी राइट आंसर। और याद रखना कि जो लखनऊ योजना है वो रोड के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो 107 क्वेश्चन हो गए। अगला कवर करते हैं 108, कि उत्तर प्रदेश में बजर नामक जो जनजाति है, ठीक है, सॉरी, बजर क्या है? एक पर्व है। 1 सेकेंड। ठीक है, जो बजर क्या है? एक पर्व है, ये यूपी के अंदर मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। इसको कौन सी ट्राइब मनाती है? वो है थारू। थारू ट्राइब द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना कि थारू ट्राइब से रिलेटेड एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था यूपी के अंदर, उसका टाइम पीरियड लिख लो, 2 अक्टूबर 1980। ठीक, आगे चलते हैं। 109, हमें ये बताना है कि स्टॉक्स एंड फ्लोज ये इकोनॉमिक कंसेप्ट होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेयर एज इनकम इज अ फ्लो। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक एंड इनकम इज अ फ्लो। जीडीपी इज स्टॉक वेरिएबल। जीडीपी इज अ स्टॉक वेरिएबल। अब ये क्या चीज है? देखो समझो, पहली चीज ये याद रखना, जो मनी सप्लाई होती है, जैसे देखो इनकम क्या होता है? इनकम आपके पास कभी अच्छी आ रही, कभी कम आ रही, कभी अच्छी आ रही, कभी कम आ रही, इस तरीके से इनकम चलती है। तो ये क्या है? फ्लो को दर्शा रहा है। समझ गए? तो इनकम फ्लो है, बिल्कुल सही बात है। और मनी सप्लाई क्या होती है कि देश के अंदर आरबीआई के पास कितना पैसा की सप्लाई आ रही है, तो उससे एक स्टॉक बनता है। बैंक के पास भी एक स्टॉक होता है, आपके अकाउंट में भी एक स्टॉक होता है। मनी सप्लाई कितनी हो रही है? ठीक है, तो मनी सप्लाई की स्टॉक है, सही बात है। और इनकम क्या होता है? एक फ्लो, कि इस महीने को आ रही है, कभी खर्च हो रहा है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो वो फ्लो की तरह काम करती है। ऐसे ही जीडीपी, जीडीपी कोई स्टॉक नहीं, जीडीपी भी क्या होती है? एक फ्लो की तरह काम करती है, कि आज जीडीपी की ग्रोथ 7%, कभी 3%, कभी ऐसे ऐसे ऐसे, कभी इतनी बढ़ गई, कभी गिर गई, कभी किसी देश की अर्थव्यवस्था गिर गई। तो ये क्या है? फ्लो को दर्शा रही है। तो ये स्टॉक वेरिएबल नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आगे आगे चलते हैं। अगला है 110, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा हो गया एक तरीके से आपका, जब आपने फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट लायबिलिटीज को, इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दिया। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि हमने हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दें, ठीक, तो हमारा क्या निकल जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट भी सही है, कि सभी उधारी का संचयी। ठीक, अगला रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? चालू आय और व्यय का मतलब एक तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि कितना सरकार खर्च कर रही है और कितना सरकार सरकार के पास में इनकम है, तो वो हो जाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो तीनों ही पेयर सही हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे चलते हैं। 111, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट। सबसे पहले इनमें से क्या हुआ है? तो देखो, सबसे पहले इनमें से हुआ है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक, ये कब हुआ था आपका? ये है आपका सबसे पहले कौन ह्यूमन एनवायरनमेंट कब हुआ था आपका? देखो, क्योटो प्रोटोकॉल तो 2016 में हुआ। ठीक है, सॉरी, क्योटो प्रोटोकॉल का अडॉप्शन की बात हो रही है, ये 1997 में हुआ। ये जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट्स थी, ये हुआ है आपका 1987। और ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था आपका 1972। और आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है,
ये हुआ था शायद 1992 में। हाँ, सबसे पहले कौन कौन सा हुआ है? 1972, यानी कि ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगला है अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री। याद रखना, नो शार्प बाउंड्री की बात हो रही है। द टू इन टर्म्स ऑफ स्पेशीज कंपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम हैबिटेट तो कहेंगे नहीं। हैबिटेट क्या होता है? किसी जानवर का, किसी जीव जंतु का रहने का जगह, कोई प्लेस, तो हैबिटेट नहीं हो सकता। प्लस बायोम बहुत बड़ा होता है, तो बायोम की हम बात नहीं करेंगे, बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक, ऐसे ही निश क्या होता है? निश मतलब कि आप जान पाते हो कि कोई भी जीव है वो कैसे रह रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरीके से रह रहा है किसी एरिया में। ठीक है, यानी कि निश क्या होता है? एक यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट, कि हैबिटेट के अंदर वो किस तरीके से रह रहा है, उसको बोलते हैं नीश। ठीक, लेकिन इकोक्लाइन एक तरीके से कोई लाइन की बात हो रही है, कोई लाइन की बात हो रही है। ये क्या होता है? एक तरीके से कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है इसमें, वन इकोसिस्टम से अनदर में, और कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती। तो इसको, इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला है 113, कि हमको ये बताना है कि पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से हैं, कि डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इतने सारे यूपी के अंदर क्या पाया जाता है? ज्यादातर डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं, ये तो हमको पता है। ठीक, तो इसमें सिर्फ दो ही सही हैं, गलत कौन सा है? देखो, जो बम्बू होता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बम्बू हमारे एरिया में मिलता है, बिल्कुल सही बात है ना? बम्बू मिलता है, नहीं मिलता? लेकिन अगर हम बात करें इबोनी, ये जो इबोनी है ना, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो डेसिडुअस में कौन कौन से पाए जाते हैं? मलबेरी और बम्बू, यानी कि शहतूत और बांस, ये कहाँ मिल जाता है? आपका डेसिडुअस में मिल जाता है। लेकिन अबनूस आपका क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ओनली टू पेयर सही है। अगला 114, जो हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। अब देखो, हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही बात है। अब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, वो उससे क्या होता है? आपका खून साफ होता है, मतलब ऑक्सीजन अगर पहुंच रही है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर, जैसे कि अगर आप सिगरेट पीते हो मान लो, तो इससे क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन खराब होता है, आपके स्किन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और आपकी स्किन थोड़ी काली काली होती चली जाती है। लेकिन लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, आपके शरीर में ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है आपके शरीर के टिश्यूज में। तो पहला स्टेटमेंट उसी नॉलेज से हमने सही किया। सेकंड देखते हैं, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है। ये चीज जो अभी मैंने आपको बताई। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर मानव शरीर की एक्सरसाइज ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो 114 हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या बताना है? माउंटेन और उसकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, लेकिन उसमें हमको बताना है कौन सा गलत है, कौन सा यहाँ पर गलत है। तो देखो, यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? आपका रॉकी, क्योंकि जो रॉकी का सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट माउंट ब्लैंक नहीं है, ये है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके इसमें आगार एवं समुदाय आगार, यानी कि इसमें कंजर्वेशन रिपोर्ट और कम्युनिटी रिपोर्ट कब जोड़े गए? ये जोड़े गए 2002 के अंदर। इसमें अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए 2002 के अंदर जब अमेंडमेंट हुआ तो इन चीजों को इसमें जोड़ा गया। अगला कवर करते हैं 117, कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट है जिसमें रोड वगैरह बनाई जा रही है, इसमें किस एरिया की रोड कवर नहीं होती? ठीक है, तो ये चीज समझो, इसमें टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी रोड नहीं है, बाकी आपकी बॉर्डर की, कोस्टल एरियाज की, ठीक है, और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इन सबको रेडी किया जा रहा है। तो 1 2 3 इसका सही जवाब है। समझ में आया? आगे चलते हैं। 118, देखो, इसको हम, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन भी है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, जो कैडमियम होता है, इससे क्या दिक्कत होती है? आपके सांस के अंदर, मतलब जब आप सांस वगैरह लेते हो तो उससे आपका पॉइजन हो जाता है। बेंजीन से क्या होता है? ब्लड कैंसर। बेंजीन से याद रखना, इसका बी और इसका बी से बी ब्लड कैंसर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? सोच के बताओ। मतलब जब रूम के अंदर भट्टी वगैरह जला देते हैं तो क्या होता है? इससे एकदम घुट्टू गैस होती है। अगर आप कुछ भी नहीं पता है तो आपको ये तो पता था, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा कि रूम के अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रख देंगे, है ना,
तो इससे दम घोटू गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी का हो गया 1। अगर ये भी पता है आपको सी का 1 है, अगर आपको बाकी 3 नहीं भी पता है तो देखो सी का 1 किस ऑप्शन में, सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर, तो बाकी सब कट गया, आंसर ऑप्शन बी। सिंपल, इस तरीके से अप्रोच डेवलप करनी है आपको। 119 को देख लेते हैं। जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड डिकम्पोजर प्ले अ स्पेशल रोल इन एनर्जी फ्लो एंड साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात है। Among the biological components of an ecosystem, primary products are the entry points and decomposer are the exit points। कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एंट्री करते हैं, डिकम्पोजर क्या होता है, हम उस चीज को एग्जिट कर देते हैं। जो भी अवशेष चीजें होती हैं वो सब चीजें निकास द्वार द्वारा अपघटक होती हैं। ठीक, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला देखते हैं 120। अब देखो, वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर। अब आप एक चीज सोचो, आपको ये पता है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई भी एयर है वो वाटर वेपर, उसके अंदर जितनी वाटर वेपर होगी वो उसके टेम्परेचर से जुड़ी हुई नहीं होती, यानी रिलेटेड नहीं होती। लेकिन हमें पता है कि जो गर्म हवा होती है उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा वाटर वेपर होती है, मतलब उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा ना गर्मियों में के अंदर क्या होता है, जब गर्म हवा चलती है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, जून जुलाई गर्मियों में। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब गर्म हवा हो रही है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना, तभी तो गर्म हवा बनी। तो कैसे वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, यानी कि डिपेंडेंट होगी। पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। तो आपने देखा पहला गलत, ऑप्शन सी भी गलत, क्योंकि दोनों सही नहीं है। ठीक, दूसरा चेक कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है, कॉमन सी बात है, हर जगह की जो ह्यूमिडिटी होती है वो अलग अलग होती है ना। मान लो हिमाचल प्रदेश में अलग है, यूपी में अलग होगी, साउथ में अलग ह्यूमिडिटी होती है, तो सब एरिया का अलग अलग टेम्परेचर होता है, इसलिए ऑप्शन टू बिल्कुल सही जवाब। अगला देखते हैं, ये तो शायद आपको मुझे लगता है आना चाहिए, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं जो अ, आपका ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। सोच के देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर। एक मिनट वीडियो को पॉज करके सोचो। इसका आंसर क्या है, सारे ही हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं 122। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इससे लैंड बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रियां जोड़ती हैं, तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन डी ऑल 4। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द एंटिटीज गिवन अबव कैन बी बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स, कि जैविक संदूषक इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। जब भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो तो कोशिश करो कि सारे कुछ ना कुछ हो सकते हैं। आपको नहीं पता ना कि कवक होंगे कि नहीं होंगे, माइट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो ये चीजें कॉमन सेंस का होती हैं। तो सभी चार के सही जवाब। साइंस एंड टेक में जनरली सारे ऑप्शन सही होते हैं, अगर आपको रिस्क लेना तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो, कॉनकेव लेंस पूछा है आपका, कॉनकेव मिरर भी पूछा है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर भी पूछा है। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो गया ऑल 4, कि कौन से करेक्टली मैच्ड है। देखो, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो जो कांच होता है साइड मिरर, उसमें कॉन्वेक्स आपका मिरर होता है, जिसमें क्या छोटे से कांच में सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक तरीके से आपको बड़ा बड़ा दिखने में मदद करता है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखो कॉनकेव मिरर क्या है, इसमें आप जैसे कि जो आप शेविंग मिरर्स होते हैं, है ना, जब आप दाढ़ी वगैरह बनाते हो, फेस को देखते हो, तो ये इसमें बड़ा बड़ा दिखता है। तो ये एक तरीके से आपका कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, और इनको सनलाइट के द्वारा हीट में भी यूज किया जाता है। तो कॉनकेव हमने समझ लिया। सॉरी, पहले मिरर बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर को सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है, प्लस आप इसको फेस देखने के लिए यूज करते हो, अपना जो भी शेविंग वगैरह के लिए यूज करते हो देखने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्टिव मिरर हो गया। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है आपका, जहां पर जैसे आप होटल रूम वगैरह में जाते हो तो आपने देखा होगा कि छोटा सा एक डोर के अंदर एक होल होता है, जिससे आप पूरा देख पाते हो बाहर क्या हो रहा है, तो ये कॉनकेव लेंस होता है। और कॉनकेव मिरर आपने समझ लिया। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे सूरज की रोशनी को आप एकदम किसी कागज को जला देते हो, या माइक्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, और दूर का देखने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है ना। और कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर, ये मैंने आपको बता ही दिया, तो सारे ही सही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेन रीजन
फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट, की हमारे भारतीय संविधान को एक जीता जागता जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा हमारे संविधान के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली महिलाओं को जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करने की 33% का जो रिजर्वेशन बिल था वो पास किया गया। तो क्योंकि पहले ये सब ऑप्शंस नहीं थे, है ना, लेकिन अब क्या है, कुछ लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं तो यहाँ पर उनको इक्वल बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो, रिजिड हो नहीं सकता, यानी कठोर प्रगति हम कह नहीं सकते, गलत बात है। ठीक, और इसका आंसर क्या होता है? बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधित और विकसित किया जाना। इसको बोलते हैं जीवित दस्तावेज। ये एक तरीके से जी रहा है, जैसे 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 समय आएगा वैसे वैसे इसमें बदलाव आएगा। आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो है आपका अगला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये यूपी पीसीएस ने पूछा था 2023 के या 24 के पेपर में। तो इंडिया का जो फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी है वो फरवरी 2025 में किया गया, ये पूछा गया है। इट वॉज अनवील्ड बाई द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब सोचो, क्या पता मध्य प्रदेश सरकार के अलावा इतने सारे राज्य हैं, किसी और ने स्टार्ट किया हो, आपको नहीं पता ना ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, है ना। बाकी सॉरी, असत्य पूछा है ना, हाँ, तो ये इसमें दोनों ही क्या है, गलत है ना। आगे चलते हैं। नहीं, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, इसका आंसर दोनों ही सही जवाब है ना। ना तो वन ना तो टू, यानी कि दोनों ही गलत नहीं है, तो ये दोनों सही हैं, है ना। चलो, अगला है ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन ब्रह्मा, यानी कि ऑपरेशन ब्रह्मा का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ब्रह्मा के लास्ट में माँ लग रही है, ब्रह्मा माँ माँ माँ, तो इसका मतलब म्यांमार में जब अर्थक्वेक आया था तो उसके बारे में वहां पर मदद दी गई इंडिया के द्वारा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो मार्च 2025 में, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो मार्च 2025 में एक ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था जब म्यांमार में अर्थक्वेक आया। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, माँ से म्यांमार याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं 128। आपसे सम्मेलन पूछा है और उसका स्थान पूछा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025, बायोफैक, बायोफैच, प्रकृति एंड गल फूड। अब आपको ये बताना है यहाँ पर गलत कौन सा है। देखो, इसका गलत है आपका अबू धाबी। यहाँ पर ही गलत है, क्योंकि अबू धाबी नहीं, यहाँ पर ये क्या है, दुबई। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कौन सी थी, 8वीं थी, और कहाँ पाई, कहाँ पर हुई, मस्कट। चलो, अब ये अवार्ड्स एंड ऑनर ऑनर है, और आपको बताना है किसने कौन सा जीता है। रिसेंटली 2024 का जो लेटेस्ट था वो 59वां था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये किसको मिला बताइए? ये मिला आपका विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक, व्यास सम्मान मिला है आपका सूर्यवाला। और कैसे याद रखोगे? देखो, व्यास के लास्ट में सारा व्यास, सा तो सा से सूर्यवाल। सरस्वती सम्मान, ये तो काफी सभी को पता होना चाहिए। सरस्वती सम्मान किसको मिलेगा? सरस्वती किस पे विराजमान होंगी? साधु पे। ठीक है, तो साधु ब्रजेश दास, ऐसे याद रख लो, है ना। सरस्वती किसको मिलती हैं? साधु संतों को। इस तरीके सोच लो। तो सी का क्या हो गया? 4 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, और साहित्य अकेडमी किसको मिला? गगन गिल, कि इन्होंने, गगन गिल ने कोई किताब लिखी होगी, या एसएससी के एक टीचर हैं गगन प्रताप, आप इनको सोच लो कि उन्होंने कोई साहित्य लिखी है, कोई किताब लिखी है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। अगला है 130, कि अभी रिसेंटली मनोज कुमार जो फिल्म एक्टर थे काफी फेमस, ये अप्रैल में एक्सपायर हो गए, तो इनके बारे में हमको बताना सही कथन। ठीक है, सही ऑप्शन चूज करने थे। तो देखो, ही वॉज अवॉर्डेड द नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1992। ही वॉज अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन ईयर 2018। आपको ये पता है 2018 में इनको नहीं मिला था, इनको मिला था 2015 में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, केवल वन, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। देखो, जहां मुझे लगेगा कि ट्रिक बतानी जरूरी, मैं बता दूंगा। बाकी जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां पर तो आपको सीधे सीधे चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला है स्वावलंबनी प्रोग्राम। स्वावलंबनी प्रोग्राम क्या है? देखो, कहीं ना कहीं स्वावलंबनी प्रोग्राम क्या है, कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई एंटरप्रेन्योरशिप से कहीं ना कहीं चीजें रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देखो, इन फरवरी 2025, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि फरवरी 2025 में इसका प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से किया गया। ठीक, अब आप सोचो, इतने सारे मंत्रालय हैं, जैसा कि अभी हमने कॉफी बोर्ड का क्वेश्चन किया था ना, वहां पर कृषि मंत्रालय की बात की गई थी। क्या पता यहाँ पर महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय
तो लोगों महिलाओं की सेफ्टी की बात करता है, चाइल्ड की बात करता है। तो ये आपका स्वावलंबनी मतलब एक तरीके से कोई प्रोजेक्ट की बात हो रही है, कोई स्किल की बात हो रही है, तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में आएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं MSDE, उससे कवर होगा। ठीक है, वो इसको कर रहा है, तो पहला कट गया, है ना। कॉमन सेंस, स्वावलंबनी का मतलब ही समझो क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा ही क्यों, ये कट गया। तो ऑप्शन बी कि इसका प्रारंभ पूर्वोत्तर के दो राज्य मेघालय और असम में किया गया। ठीक है, तो केवल दूसरा सत्य है। अगला देखते हैं 132 कि मार्च 2025 में स्विस कंपनी IQ एयर ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु जनगणना रिपोर्ट 2024 जारी की। ठीक है, अब इसका हमको आंसर बताना है, क्या हो सकता है, सोचो। दोनों ही सही है। इस रिपोर्ट में देखो, एक जगह है माया ग्यूज प्रूटरिको को सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया। ये आयोग पूछ सकता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जगह है जिसको सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया, तो वो है माया ग्यूज पोर्ट्रिको, इसको याद रखेंगे। और अगला है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, हमारे मेघालय की बुर्नियात। ठीक है, ये 132 का आंसर और क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी। अगला है, आपको अपॉइंटमेंट बतानी है और पर्सन बताना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन का काफी इंपॉर्टेंट थीम है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जो फॉरेन मिनिस्टर कनाडा के, ये कौन है, अगर आपने पढ़ा हो तो, ये है आपकी अनीता आनंद, ये अनीता आनंद है। बाकी चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी कौन है, संजय जायसवाल। ठीक है, इसके अलावा चांसलर ऑफ जर्मनी कौन है, ये है आपका फेडरिक, क्योंकि तो विदेशी नाम, विदेशी जगह है, तो फेडरिक मैस मर्स को सोच सकते हो। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन है, आशीष खन्ना। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 2143। आगे देखते हैं। दिसंबर 2024 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया, है ना, काफी इंपॉर्टेंट थीम है। इन विच ईयर ही हैज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज को कब मिला था, ये मिला था 2002 के अंदर। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब देखो 135, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग है वो गलत है। तो देखो, अभी रिसेंटली एक श्याम बेनेगल थे, ये एक तरह से डायरेक्टर वगैरह थे, तो ये सिनेमा जगत से जुड़े हुए थे। तो श्याम बेनेगल सिनेमा, तो श्याम बेनेगल कौन है, सिनेमा से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो राजगोपाल चिदम्बरम थे, ये आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं थे, ये आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तुलसी गौड़ा, ये आप कौन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड इंसान है। ठीक है, अगला है, प्रथम नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पूछा है। अच्छा, अब इसमें देखो वही अप्रोच अपनाएंगे। दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन करवार कर्नाटका। ठीक है, अब हमको प्लेस में भी डाउट है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब आप सोचो, प्रधानमंत्री पे इतना समय है कि वो नौसेना कमांडरों का सम्मेलन करेगा। ठीक है, उनके पास इतना टाइम है क्या, नहीं, तो आप ये काट दो। ठीक है, इस चीज़ को सोचो चलो, क्योंकि ये जितने भी जो फोर्सेज वगैरह को जो हैंडल करते हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, जो प्रेजेंट में राजनाथ सिंह है। तो ये काटा हमने, तो हमारा, हमने जब ऑप्शन 2 काट दिया, इट मीन्स केवल वन सही जवाब है। अब देखो रिपोर्ट्स देख लेते हैं और इंडिया की रैंक देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम। देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का है रिपोर्ट आपका 118 है। ठीक है, 118 याद रखेंगे। करप्शन परसेप्शन का क्या है, 96। हेनली, अगर देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता था ना, तो आपको ये तो पता था कि ये काफी न्यूज में है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसकी रिपोर्ट 85-86 ऊपर नीचे हो रही है। तो आपने अगर ये भी चूज कर लिया कि सी का 2 है, तो सिर्फ ऑप्शन डी ही ऐसा जिसमें ऑप्शन सी के अंदर दूसरी बात है। और ग्लोबल टेररिज्म का क्या है, 14th। कैसे याद रखोगे कि जो टेररिज्म है, जो टेररिज्म कौन फैला रहे हैं, 14-14 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 14 ईयर के, ये भी सोच लो। तो डी का क्या हो गया, 3। ठीक, डी का क्या हो गया आपका, 3। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी सही जवाब था, दोनों में दो दो थे। ठीक है, सो डी का क्या हो गया आपका, 3। हेनली का टेररिज्म का 14, हेनली का 85, करप्शन का 96 और वर्ल्ड हैप्पीनेस का 118। तो 4123 इज द राइट आंसर। अगला है 138। देखो,
यहाँ पर 138 में आपसे वही पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। देखो इसमें आपको कुछ नहीं पता है ना, तो आपको ये तो पता था कि फर्स्ट ग्लास ब्रिज काफी न्यूज में था, और भी आपका कहाँ पर स्टार्ट किया गया इसको, कन्याकुमारी में, है ना, दिसंबर 2024 में इसको किया गया है, और करंट अफेयर का टॉपिक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, और हिमाचल प्रदेश तो नहीं था। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये भी याद रखना कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, रीवा में। और पहला बायो बैंक कहाँ पर है, दार्जिलिंग में, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में क्या पेड़ पौधे हैं, तो बायो बैंक हम वहां पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला कवर करते हैं 139। 139 को देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन यूपी पीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी सभी पीसीएस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें ये तो पता है, और काफी न्यूज में भी है, कि ज्ञानेश कुमार को 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई को 52वां चीफ जस्टिस कहा गया, मतलब अपॉइंट किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट आपको पता है, करंट अफेयर के हैं, तो दोनों ही सही है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को, अच्छा अगर आपको सतत विकास लक्ष्य को याद करना है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ट्रिक्स, जहां पर मैंने पूरी ट्राई करा है कि आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 जो आपके सतत विकास हैं आपको बड़े आसानी से याद हो जाए, क्योंकि यूपी पीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस थीम पर देखने को मिलते हैं, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता, जिसको एमडीडी को स्वीकार किया गया। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी किसने किया है, ठीक है, यूएन ने। ठीक है, किस लिए, टू ट्रैक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इस चीज को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखो वही चीज, इट एम्स टू अचीव जीरो हंगर बाय द ईयर 2028। तो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2028 में अचीव नहीं होना चाहते, 2030 तक अचीव करने का हमारा लक्ष्य है। तो हमने ये काट दिया, तो पहला सही अगला गलत। ठीक है, अगला है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज कि विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला कौन प्रकाशित करता है। कॉमन सेंस लगा के देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही तो करेगा, सोलर की बात है तो 141 का क्या हो गया, सी हो गया। कौन कौन से टैक्स लेविट किए जाते हैं इंपोर्ट्स पर, जब हम कुछ भी बाहर के देशों से अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, तो हम कौन कौन से टैक्स लगाते हैं, हमको ये बताना था। ठीक, तो देखो कौन कौन से टैक्स लगते हैं। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी तो लगती है, आपने काफी मूवीज में देखा होगा, कस्टम डिपार्टमेंट आ जाते हैं व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के, है ना, तो कस्टम ड्यूटी लगती है। और कौन सी लगती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल नहीं लगेगी, इंटीग्रेटेड लगेगी। ठीक है, तो 1 और 2, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला देखते हैं 123। अभी रिसेंटली ब्लू वीजा प्रणाली की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्लू वीजा प्रणाली क्या है, 10 साल की रेजिडेंसी मिलना। अगर आप एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड काम करते हो, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए काम करते हो, तो 10 साल का ब्लू वीजा सिस्टम किस देश ने लागू किया है, किस देश ने स्टार्ट किया है, वो है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस, ऑपरेशन और कंट्रीज। तो देखो श्रीनेक्स, इसमें स्टार्टिंग में एसएल पढ़ो, एसएल का मतलब श्रीलंका, तो यानी कि श्रीलंका वन, तो बी का क्या हो गया, वन हो गया। इस तरीके से बी का वन का पता है, तो आपने सी हटा दिया, आपने ऑप्शन डी हटा दिया। ठीक है, अच्छा, इंद्र का रा देखो, इंद्र इंद्र, तो रा आ रहा है मतलब रशिया, ऑप्शन ए का 2। तो देखो ये दोनों तो क्लियर हो गए, 2 और 1। खंजर का मतलब क्या है, खंजर के की साउंड आ रही है, तो खिजरिस्तान, खंजर खंजर खंजर। और सूर्य किरण कहाँ से होती है, नेपाल से। ठीक, तो डी का क्या हो गया, 3। डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब है 145 कि फरवरी 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा, ठीक है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2025 में इन्होंने एक इंश्योरेंस एक्ट है 1938, इसके लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई, इसके लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई है, तो वो है आपकी दिनेश खारा कमेटी। ठीक है, दिनेश खारा कमेटी है आपकी इंश्योरेंस एक्ट को रिव्यू करने के लिए। अगला है द मैकेनिज्म बिहाइंड द इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। जितने भी हमारे घर के जो टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल होती है जिसमें आप पानी गर्म करते हो, वो किस साइंटिफिक लॉ पर चलती है, तो वो चलता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग्स, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल का तापन का नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, यानी कराधान प्रकार प्रणाली के संदर्भ में हमको बताना है कि
पिगोवियन टैक्स क्या होते हैं? ठीक है, पिगोवियन टैक्स क्या होते हैं? देखो, अगर कोई भी चीज हमारे देश में पर्यावरण को खराब कर रही है, यानी कि एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, ठीक है, तो उस पर हम कौन सा टैक्स लगाते हैं? पिगोवियन। ठीक है, तो देखो, कार्बन इमिशन से क्या पर्यावरण खराब होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। तो टैक्स ऑन कार्बन इमिशन। क्या लग्जरी गुड्स पर्यावरण को खराब करती हैं क्या? लग्जरी गुड कुछ कपड़ा भी हो सकता है, आईफोन वगैरह भी हो सकता है, तो इतना पर्यावरण नहीं खराब होता, तो ये काट दो। टैक्स ऑन सिन गुड्स लाइक टोबैको, अल्कोहल, ये पर्यावरण को खराब करती हैं, इनकी प्रोसेस भी कहीं ना कहीं बहुत, बनने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को खराब करती हैं। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। पर्यावरण से रिलेटेड दोनों दोनों ऑप्शन है। 147 का क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब 148 का क्या है कि निम्न में से कौन सा भौतिक रूप मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? ठीक है, वायु अपर्दन मतलब हवा जब आए तो उससे मिट्टी वगैरह जो उड़ जाती है उसको बोलते हैं विंड इरोजन। तो इसका क्या हो गया? रॉक पेडेस्टल बनते हैं, यर्दांग बनते हैं और इंसेलबर्ग बनते हैं। तो 1 to 4 सही जवाब है। यानी कि रॉक पेडेस्टल, यारदांग और द्वीपीय पर्वत से ये विंड इरोजन से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि अप्रैल 2025 में लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। आई होप, मैं समझता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा। ये तो इजी है। इसको लिखा किसने है? गीतांजलि श्री ने, जो कन्नड़ राइटर हैं। अब आपको पता है गीतांजलि श्री है ही नहीं, ये कौन थे? भानु मुश्ताक। मैं लिख देता हूँ, भानु मुश्ताक। ठीक है, तो किसने लिखा है? कर्नाटक के हैं ये, भानु मुश्ताक। ठीक है, ये लॉयर भी याद रखना। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। सही कौन सा हो गया? हर्ट लैम को इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट, मतलब चूज किया गया है ये अप्रैल 2025 में। ये कैसी है? एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, यानी कि लघु कहानी संग्रह है। किसने लिखा है? आपका भानु मुश्ताक ने। तो ऑप्शन फर्स्ट। अब एक कमिटी है और उनका काम बताया गया है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा बेमेल है। देखो, अगर आपको अभी रिसेंटली आपको कुछ नहीं पता तो आपको ये तो पता है कि महाकुंभ हुआ है। ठीक है, महाकुंभ हुआ है। महाकुंभ का जस्टिस हर्ष थे, ये आपको पता है। बैजनाथ पांडा किससे हैं? इनकम टैक्स बिल के एग्जाम रिव्यू करने से। इसमें गलत कौन सा हुआ था? एम के जैन। एम के जैन आपका राष्ट्रीय सफाई आयोग के बारे में नहीं है, ये आपका है यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। ठीक है, स्मॉल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जितने भी काम होंगे वो कौन देखेंगे? वो देखेंगे आपके एम के जैन कमेटी। लेकिन सफाई आयोग से रिलेटेड ये नहीं है। तो इसी के साथ में हमने ध्यान टेस्ट का टेस्ट 1 कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टेस्ट 2। और अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूशन के टेस्ट को कवर करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत, ऑल द बेस्ट।